महाराष्ट्र से बड़ी जानकारी मिल रही है। शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता का पूरा मामला। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर का बड़ा फैसला। शिंदे गुट के पक्ष में यह फैसला हुआ है। सीएम एकनाथ शिंदे गुट के 16 विधायक योग्य करार दिए गए। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। महाराष्ट्र में इस वक्त सियासी हलचल तेज। शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता का ये पूरा मामला था। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर का बड़ा फैसला। शिंदे गुट के पक्ष में ये फैसला लिया गया। सीएम एकनाथ शिंदे गुट के 16 विधायक जो टूट गए थे उनसे वो योग्य करार दिए गए हैं। यानी उद्धव गुट की तरफ से जो दावा पेश किया गया था इन्हें अयोग्य करने का, उस फैसले को, उस दावे को अयोग्य ठहराया है राहुल नार्वेकर ने। स्पीकर नार्वेकर की मुहर लग चुकी है और शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता का यह पूरा मामला था। लेकिन उद्धव गुट के खेमे में यह फैसला नहीं आया है। चलिए 24 के चक्रवर्ती में आगे बढ़ते हुए सबसे बड़ी खबर का जिक्र करते हैं। मोदी की हैट्रिक और चुनाव में प्रचंड जीत के लिए बीजेपी फुल प्रूफ इस वक्त प्लान तैयार कर रही है। एक एक वोट की गारंटी के लिए बीजेपी हर एक स्तर पर अपने आप को तैयार कर रही है। और इन सब के बीच खबर ये कि मोदी सरकार के हैट्रिक के लिए पार्टी ने खास प्लान तैयार किया है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेगी। जनवरी के अंत में या फिर फेब के पहले सप्ताह में बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। पहली सूची में 164 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान संभव है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 436 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसे 303 सीटों पर जीत हासिल हुई। बीजेपी की पहली लिस्ट में प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का नाम भी शामिल हो सकता है। पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने अपनी पहली ही सूची में पीएम मोदी और अमित शाह की सीटों के नाम का ऐलान किया था। बीजेपी मंत्रियों को इस बार के चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। 40 मंत्रियों को पार्टी कमजोर सीटों पर उतार सकती है। बीजेपी की पहली सूची में उन 164 से ज्यादातर सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो सकती है जो सीटें बीजेपी आज तक कभी नहीं जीती या फिर जीत का मार्जिन बेहद कम रहा। इन 164 सीटों का अगर क्लस्टर बनाकर के केंद्रीय मंत्रियों और बड़े नेताओं को इनकी जिम्मेदारी दी गई है, जिनमें गृहमंत्री अमित शाह भी शामिल हैं। बीजेपी ने इन सीटों को सी और डी कैटेगरी में बांटा है और 80-80 सीटों को की जो है 2 कैटेगरी यहां पर तैयार की गई है। चलिए आगे बढ़ते हुए देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में है। एक तरफ इंडिया अलायंस सीट बंटवारे में उलझा है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपने बड़े नेताओं को जिम्मेदारियों का बंटवारा कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिवों के साथ अध्यक्ष जेपी नड्डा की लगभग 2 घंटे चली बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी महामंत्रियों को बड़ी और अहम जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विनोद तावड़े को ज्वाइनिंग कमेटी का प्रमुख बनाया है। यानी कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दूसरी पार्टी या नए नेताओं को बीजेपी में शामिल कराने का काम विनोद तावड़े और उनकी टीम करेगी। इस कमेटी का काम दूसरी पार्टियों से प्रभावी नेताओं और मौजूदा सांसदों को बीजेपी में शामिल कराने की संभावनाओं को तलाशेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम को देश में बौद्ध सम्मेलन कराने का जिम्मा सौंपा गया। वहीं महासचिव बनाए गए राधा मोहन दास अग्रवाल को मैनिफेस्टो, जिसे बीजेपी विजन डॉक्यूमेंट कहती है, बनाने का काम दिया गया है। वो कुछ अन्य बड़े नेताओं के साथ मिलकर के 2024 लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे। चुनाव अभियान, प्रचार और संगठन से जुड़े अन्य काम सुनील बंसल और अन्य महासचिव देखेंगे। तो ये पूरी जिम्मेदारी जो है बीजेपी ने सबको सौंप दी है। बीजेपी ने 24 के चुनाव के लिए परफेक्ट उम्मीदवारों का मंथन शुरू किया है। मोदी की गारंटी का नैरेटिव सेट कर रही पार्टी जीत पक्की करने के लिहाज से उन 48 लोकसभा सीटों पर कद्दावर नेताओं को उतारने की योजना बना रही है, जहां पिछली बार जीत और हार का अंतर 2% से कम रहा। पिछले लोकसभा चुनाव में 48 में से 27 सीटें ऐसी थी जहां प्रत्याशी 1% से कम अंतर से चुनाव जीते थे। वहीं इस बार 35 से 52% से ज्यादा के अंतर से जीती सीटों पर नए प्रत्याशियों को मौका दिया जा सकता है। 2019 में जिन 50 सीटों पर जीत का अंतर 35% से अधिक रहा, उनमें 40 से ज्यादा पर बीजेपी जीती थी और माना जा रहा है कि बीजेपी ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, असम और बंगाल आदि में इस बार कद्दावर नेताओं को उतारेगी। उत्तर प्रदेश, बिहार की कुछ सीटों पर भी ऐसा ही प्रयोग संभव है। महाराष्ट्र, बिहार में सियासी समीकरण आंकड़ों के लिहाज से कठिन दिख रहे हैं
और इसलिए यहां बड़े अंतर से जीती गई आधा दर्जन सीट पर मजबूत प्रत्याशी उतारे जाएंगे। 2019 में बीजेपी ने 303 सीटें जीती, 240 सीटें अन्य दल जीते। इनमें कुछ एनडीए, कुछ यूपीए की तो कुछ अन्य की थी। लिहाजा 40 सीटों का जो उलटफेर है वो बड़ा बदलाव ला सकता है और इसी लिहाज से 2% से कम मार्जिन वाली 48 सीटें अहम हो जाती हैं और बीजेपी लगातार इस मुद्दे पर काम कर रही है। वही चुनाव में जीत की गारंटी के लिए बीजेपी ने एक और प्लान सेट किया है और वो प्लान है राम। आर का मतलब आरएसएस, ए का मतलब अयोध्या और एम का मतलब महिला और मुस्लिम फैक्टर, यानी RAM प्लान के जरिए कैसे बीजेपी ने इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव में विजय की तैयारी की है। 14 जनवरी यानी खरमास के बाद बीजेपी मिशन 2024 को नई धार, नई रफ्तार देने वाली है, लेकिन प्लानिंग को जीत का फुल प्रूफ फॉर्मूला बनाने के लिए तैयारियों की जरूरत होती है। इसलिए जेपी नड्डा की अगुवाई में बीजेपी के मंगलवार को दिल्ली में महासचिवों की बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में लोकसभा चुनाव और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के रणनीति बनी। 2024 के चुनाव में भव्य राम मंदिर का निर्माण एक अहम मुद्दा बनने वाला है और बीजेपी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को विश्व प्रसिद्ध बनाने के लिए बीजेपी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी भरपूर साथ मिला। संघ ने 24 मार्च तक तकरीबन 2.5 करोड़ श्रद्धालुओं को अयोध्या दर्शन करवाने का प्लान बनाया है। हर 100 श्रद्धालु में संघ का एक स्वयंसेवक व्यवस्था देखने के लिए अपॉइंट किया जाएगा। टेंट सिटी में भोजन के लिए भी जबरदस्त व्यवस्था की गई है। बीजेपी की नजर मुस्लिम वोट बैंक पर भी है और उसके लिए अलग से काम चल रहा है। देश के सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश में शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम भी 15 जनवरी को होगा। 2014 हो या फिर 2019, मोदी की प्रचंड जीत में महिला वोटर्स का रोल काफी अहम रहा और इसलिए मंगलवार बीजेपी महिला मोर्चा की बड़ी बैठक दिल्ली में हुई। जल्द प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के महिलाओं से जुड़े एक बड़े कार्यक्रम की भी तैयारी इस वक्त बीजेपी की तरफ से की जा रही है। तो ये 2024 की तैयारी है। बीजेपी 24 में ऐतिहासिक जीत पाना चाहती है और इसके लिए बीजेपी को हर तबके का वोट पाना होगा। इसके लिए बीजेपी नई रणनीति इस वक्त बना रही है और खबर इसमें यह है कि बीजेपी फरवरी में बौद्ध सम्मेलन कराने का प्लान बना रही है। 3 फरवरी को बौद्ध सम्मेलन कराने की योजना है। देश के अलग अलग राज्यों में बौद्ध सम्मेलन के जरिए दलित वोट को साधने की रणनीति पर भी बीजेपी काम कर रही है। बीजेपी ने इसकी जिम्मेदारी राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम को सौंपी है। बीजेपी 3 महासम्मेलन कराने की इस वक्त तैयारी में है, जिसमें एक महासम्मेलन को प्रधानमंत्री मोदी भी संबोधित करने वाले हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में गठबंधन को लेकर के अभी भी तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन 24 की लड़ाई में बीएसपी किसोर होगी, इसको लेकर के असमंजस की स्थिति अभी भी बनी हुई है। आसार जताए जा रहे हैं कि मायावती की एंट्री इंडिया गठबंधन में हो सकती है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर यह भी कि इंडिया अलायंस में मायावती शामिल नहीं होंगी। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी का साथ चाहती है। कांग्रेस के नेता इंडिया गठबंधन की कवायद की शुरुआत से ही ये कहते रहे कि मायावती की पार्टी के लिए हमारे दरवाजे अंतिम समय तक खुले हुए हैं और इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बड़ा संकेत दिया। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव ने लखनऊ में विधायकों की बैठक में ये कहा कि मायावती सीनियर नेता है और हम उनका सम्मान करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर बीएसपी इंडिया गठबंधन में शामिल होती है तो इससे समाजवादी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 दिन पहले ही बीएसपी सुप्रीमो और अखिलेश यादव के बीच काफी नोकझोंक देखने को मिली। मायावती ने तो गेस्ट हाउस कांड की याद भी दिला दी थी और ऐसे में अचानक ऐसा क्या हुआ कि अखिलेश ने नरम रुख अपनाया है। सवाल है कि क्या अखिलेश यादव का मन बदल रहा है या फिर अखिलेश यादव को ये समझ आ रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कड़ी टक्कर देनी है तो फिर सबको साथ मिलकर के लड़ना होगा। उधर बीएसपी ये कहती आ रही है कि मायावती को पीएम उम्मीदवार बनाने पर इंडिया अलायंस का साथी बनाया जा सकता है। तो ये पशुपेश की जो स्थिति है अभी भी इंडिया अलायंस में हमेशा की तरह बनी हुई है। वहीं 14 जनवरी से शुरू होने वाली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर संकट के बादल इस वक्त मंडरा रहे। 14 जनवरी को मणिपुर के जिस ग्राउंड से यात्रा शुरू होनी है उसे मणिपुर सरकार ने मंजूरी नहीं दी है। राज्य के कांग्रेस चीफ केशम मेघचंद्रा ने सीएम एन बीरेन से मुलाकात की और उनसे इस यात्रा को इम्फाल के पैलेस ग्राउंड से शुरू करने की अनुमति देने की गुजारिश की, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं माने। कांग्रेस अब इस यात्रा को थोबल जिले के प्राइवेट प्रॉपर्टी से शुरू करने पर विचार फिलहाल कर रही है और इससे पहले सीएम बीरेन सिंह ने कहा था कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा
को अनुमति देने पर सक्रियता से विचार चल रहा है। सुरक्षा एजेंसियों से रिपोर्ट मिलने के बाद इस पर कोई भी फैसला लिया जाएगा। वहीं आज दिल्ली में कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल ने इस यात्रा का रोड मैप और पैम्फलेट भी जारी किया है। कांग्रेस ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की वेबसाइट भी लॉन्च कर दी है। नागरिकों को न्याय योद्धा बनाने के लिए फोन नंबर भी जारी किया गया। पार्टी ने मणिपुर में इजाजत नहीं मिलने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। हालांकि पार्टी ने यह भी साफ किया कि यात्रा मणिपुर से इम्फाल से ही शुरू होने वाली है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 तारीख को इम्फाल से ही शुरू होगा। वो पैलेस ग्राउंड के लिए हमें अनुमति नहीं मिला है, पर और कोई स्थान देखा जा रहा है और हम अडिग हैं कि ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा इम्फाल से ही शुरू होगा। कहां इम्फाल में शुरू होगा वो उसकी जानकारी आपको कल तक मिल जाएगी, क्योंकि उसके लिए हमें अनुमति की जरूरत है। पैलेस ग्राउंड में नहीं होगा। हमने एक दो और जगह ढूंढ निकाले हैं। भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र ने अपने खास शो द जेसी शो में वरिष्ठ बीजेपी नेता ओम माथुर से बात की, जिसमें उन्होंने पूछा कि विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद मुख्यमंत्री का चयन कैसे किया गया, जिस पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का फॉर्मूला है कि सबका साथ, सबका सहयोग और सबका विकास, साथ ही सबका प्रयास, जिस पर चलते हुए योग्य मुख्यमंत्री का चयन हुआ। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवा देते हैं। तो अब नए मुख्यमंत्री को आपने ताजपोशी कराई है, तो क्या नए मुख्यमंत्री का चयन कैसे हुआ? आपको भी कंसल्टेशन में थे आप? नहीं, देखिए, ये तो शुरू से था कि अब हम जब मोदी जी का स्लोगन है कि सबका साथ, सबका सहयोग, सबका विकास, सबका प्रयास, तो भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, सोशल स्थिति को ध्यान में रखते हुए चयन होता है। और एक अच्छे कार्यकर्ता का चयन हुआ है, जो 2 बार एमपी रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी की पहली सरकार में मंत्री रहे हैं, फिर संयुक्त मध्य प्रदेश के विधायक रहे हैं और पार्टी के 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और ट्राइबल बेल्ट से। और स्वाभाविक यहाँ लगभग 48 से 50% ओबीसी है, 32% ट्राइब्स है। तो ये सब समीकरण सोचते हुए चयन हुआ है। क्या लगता है सफल रहेंगे? निश्चित रूप से सफल रहेंगे, अच्छे सफल रहेंगे। तो क्या और सफल के लिए हमने टीम बनाई है, पूरी टीम से बनाई है और निरंतर हम इनसे संपर्क में, और यहाँ तक कि केंद्रीय नेतृत्व भी इनसे निरंतर संपर्क में। चलिए आगे बढ़ते हुए कुछ और अहम खबरों का जिक्र करते हैं। पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। गुजरात हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को रखा बरकरार। दोष सिद्धि के खिलाफ हाईकोर्ट ने खारिज की है याचिका। भट्ट को 1990 में कस्टडी डेथ के केस में सुनाई गई थी सजा। हिरासत से छूटने के कुछ ही दिन बाद शख्स की हो गई थी मौत। लंबे समय से पुलिस रिमांड पर था मृतक शख्स। पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट को ताउम्र काटनी होगी जेल की सजा। लोकसभा चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने के बाद अब पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सूत्रों ने बताया है कि इस साल अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा, नगर निकाय और पंचायत चुनाव कराए जा सकते हैं। बता दें, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की वैधता पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव कराने के लिए सितंबर 2024 तक की समय सीमा निर्धारित की है। जम्मू कश्मीर में हिंसा और तनावपूर्ण माहौल की वजह से विधानसभा के चुनाव 2014 के बाद से नहीं हुए। जम्मू कश्मीर की 4,892 निर्वाचित ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों का 5 साल का कार्यकाल मंगलवार को समाप्त हो गया। इससे पहले पिछले साल नवंबर में नगर निकायों का कार्यकाल भी पूरा हो गया था।